बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं आपसे मुखातिब एहसान बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कन्वर्सेशंस एंड लर्निंग विद एहसान बेग। हमारी आज की वीडियो इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि ये तलबा को ये रहनुमाई फ़राहम करेगी कि हमें किस तरीके से SLOs बेस एग्ज़ामिनेशन के अंदर अपने जवाबात तहरीर करने हैं। तो हम तफसीली तौर पे इसके कुछ तकनीकी नुकात का जायज़ा लेंगे। तो मैं बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ करता हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ हमें जान लेनी चाहिए कि एक मशहूर कहावत है कि एग्ज़ामिनेशन के अंदर हमें वो नहीं लिखना होता जो हमें आता है, बल्कि हमें वो लिखना होगा जो कि हमसे पूछा जा रहा है। एक बड़ी कॉमन सेंस ही आम फहम बात है कि एक 3 घंटे के जो पेपर के अंदर सवालात दिए जाते हैं वो पूरी बुक का अहाता नहीं करते। उस बुक के अंदर मुख्तलिफ़ सवालों को, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को पूछा जाता है मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ। तो पूरी बुक तो हम उसमें लिख भी नहीं सकते। तो लिहाजा जो टॉपिक हमसे पूछा जा रहा है उस टॉपिक के मुतालिक भी हमें सारा कुछ नहीं लिखना जो हमें आता है, बल्कि हमें वो लिखना है कि जो हमसे पूछा जा रहा है। और बिलखुसूस इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमें उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से हमसे पूछा जा रहा है। तो वो क्या तरीका है उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू बूस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ SLOs बेस एग्जामिनेशन, इस वीडियो का मकसद ये है कि हम अपनी SLOs बेस एग्जामिनेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा सकें। इसलिए कि गुज़िश्ता 8 साल तक एक स्टूडेंट जिस निज़ाम के तहत पढ़ के आया है, अगर वो उसी निज़ाम के तहत या उसी तरीके निज़ाम को फॉलो करते हुए दोबारा से 9वीं क्लास में, जब वो मैट्रिक में एंटर हुआ है, 9th क्लास में, अगर फेडरल बोर्ड के किसी पेपर में अपने पेपर में जवाबात तहरीर करेगा तो उसे खातिर खा आउटपुट नहीं मिलेगा। ना सिर्फ ये कि वो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकता, बल्कि ख़दशा है कि वो कामयाब ना हो सके। तो हमें जो है इस नए SLOs बेस असेसमेंट सिस्टम को समझना है, और ताकि इसको समझकर हम टेक्निकली इसको डील करें और मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें। तो हम बुनियादी तौर पे इंट्रोडक्शन चाहेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कमांड वर्ड्स हैं या एक्शन वर्ब्स हैं, और उसके साथ साथ कोग्निटिव डोमेन की कुछ जो तारीफ़ें हैं उनको हम जानेंगे। ये मैट्रिक लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे बैक वक्त जो है ना, दोनों सूरतों में ये काबिल अमल है। तो हम शुरू करते हैं जी, बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ करते हैं। असल में डेफिनेशंस ऑफ कोग्निटिव लेवल्स इन अचीविंग SLOs, ये सब बहुत ज़रूरी हैं, चूँकि इन डेफिनेशंस को सामने रख कर क्वेश्चंस को फार्मूलेट किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे एक्शन वर्ब्स हैं या कमांड वर्ड्स हैं, हम कह सकते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं किसी सवाल में जिन्हें देखकर या पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हमसे किस गहराई तक कितना वसी जवाब मांगा जा रहा है। ये 2 बातें हम चेक करेंगे। और ये तमाम सब्जेक्ट्स जो कि 8 सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें बच्चे अपीयर हो रहे हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पाक स्टडीज़ और उर्दू, इन मज़ामीन के अंदर ये एप्लीकेबल है। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। बेनिफिशरीज़ ऑफ दी वीडियो कौन होंगे? बुनियादी तौर पर 3 बेनिफिशरीज़ हैं, टीचर्स, नंबर 2 स्टूडेंट्स, और नंबर 3 जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, और इंटरनल पेपर सेटर है जो फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर और इससे पहले के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनमें पेपर बनाने वाले असातिज़ा कराम होंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे इस वीडियो से जो ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा वो स्टूडेंट्स को होगा, इसलिए कि टीचर्स को काफ़ी हद तक इसके बारे में आगाही दी जा चुकी है और हेड्स को भी इसके बारे में मालूमात दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स तक अब ये मालूमात कैसे पहुंचेंगी और कैसे स्टूडेंट्स इनको समझेंगे और फॉलो करेंगे, ताकि वो अपने आप को फेडरल बोर्ड के जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उनमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है डेफिनेशन ऑफ कोग्निटिव लेवल है। डिफरेंट लेवल्स, 3 लेवल्स हैं, आप सब जानते हैं। पहला लेवल नॉलेज लेवल है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और तीसरा एप्लीकेशन लेवल। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस कोग्निटिव लेवल की, यानी नॉलेज की, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि नॉलेज की डेफिनेशन क्या है, और इस कोग्निटिव लेवल के अंदर मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा और असेसमेंट कैसे की जाएगी, ये हमें देखना है। तो हम शुरू करते हैं जी नॉलेज की डेफिनेशन से। इट मीन्स द नोइंग एंड रिमेंबरिंग।
किसी चीज़ के बारे में जानना और उसे याद रखना, वो चीज़ें क्या होंगी? फैक्ट्स एंड फिगर्स, वोकेबलरी होगी और कॉन्टेक्स्ट होंगे, एंड द एबिलिटी टू रिकॉल द की आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड्स, सीक्वेंसेस, कैटेगरीज एक्सेट्रा। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको जानना और याद रखना जो नॉलेज कहलाता है। अब नॉलेज को कैसे आगे पढ़ाया जा सकता है, नॉलेज लेवल के जो सवालात हैं, और उनको कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, ऐसे उनको असेसमेंट के तहत उन्हें कैसे हम एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं, वर्ड्स मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, लिस्ट, डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, लेबल, टैबुलेट, कोट, नेम, स्टेट एक्सेट्रा। ये वो वर्ड्स हैं जो कि इस बात का इशारा देते हैं कि ये नॉलेज लेवल का सवाल है, और इसमें हमें नोइंग और रिमेंबरिंग के हद तक बात को डिस्कस करना है। और इसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है कि ये नोइंग क्या होगी। फैक्ट्स एंड फिगर भी हो सकते हैं, ये कोई की आइडियाज़ हो सकते हैं, उनको रिपीट करना हो सकता है, या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये पहला और बुनियादी लेवल है। अब हम चलते हैं दूसरे लेवल की तरफ। कोग्निटिव डोमेन का जो दूसरा लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन ये है कि इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, ग्रैस्पिंग मीनिंग, इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स, कंपेयरिंग, कॉन्ट्रास्टिंग, ग्रुपिंग, इन्फेरिंग causes or reasons, seeing patterns, organizing parts, making links, summarizing, solving, identifying motives and finding the evidences etc. यानी ये वो बुनियादी चीज़ें होंगी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन में हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं। अब इनको पढ़ाया कैसे जा सकता है और इनको एसेस कैसे किया जा सकता है? इनको पढ़ाने और एसेस करने के लिए, यानी कि इवेल्युएट करने के लिए, एग्ज़ाम लेने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल की जाते हैं वो हैं वाई, हाउ, शो, डेमोन्स्ट्रेट, पैराफ्रेज, इंटरप्रेट, समराइज, एक्सप्लेन, प्रूव, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और थीम, प्रेडिक्ट, कंपेयर, डिफ्रेंशिएट, डिस्कस, चार्ट द कोर्स और डायरेक्शन, रिपोर्ट एंड सॉल्व एक्सेट्रा। तो देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम मज़ामीन के अंदर ये वर्ड्स आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो हमें ये देखना है कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एलेबरेट करना होगा, चूँकि इसमें अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन को हमें देखना है और हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं फैक्ट्स को। यानी एक चीज़ जो हमें मालूम हो गई है और वो हमें याद भी है, अब हम उसको कैसे समझें हैं, उसकी जो थोड़ी सी फहम है गहराई में, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आपसे डिमांड की जाती है। और उनके जो पॉइंटिंग वर्ड्स हैं वो आपके सामने पढ़ दिए गए हैं, वाई, हाउ, शो वगैरह। मैं तमाम अल्फाज के बजाय चंद एक अल्फाज को इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको मिसालों से बात वाज़ेह हो जाए। हम कह सकते हैं कि वाई का वर्ड है, वाई, बिलफर्ज़ हम फिज़िक्स के सब्जेक्ट में वाई को इस्तेमाल करके एक छोटा सा सवाल आपसे के सामने जिक्र करते हैं। वाई द पैसेंजर्स फॉल आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। जब एक बस टर्न लेती है तो जो पैसेंजर्स हैं, सवारियां हैं, वो एक जानिब को, बाहर की जानिब को क्यों गिरते हैं? अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का सवाल है और आप सब जानते हैं कि इसका जवाब हमें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, उसके मुताबिक देना है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए इन वर्ड्स को याद रखना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा और इन वर्ड्स के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। हम आगे चलते हैं जी। तीसरा लेवल होगा हमारा एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल रिक्वायर्स यूजिंग इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स इन न्यू सिचुएशन। ये ज़रा ब्रॉडर लेवल है। इसमें हमने देखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम भी है और उसकी गहराई भी हम जानते हैं, लेकिन इसे अब नए कॉन्सेप्ट्स के अंदर, यानी इन कॉन्सेप्ट्स को नई सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है, ये एप्लीकेशन लेवल है। यानी हम फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं, लेकिन उसे एक नई सूरत हाल में किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में जब सवाल होगा तो ये सवाल हमारा एप्लीकेशन लेवल का होगा। और इसी तरीके से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम उन मसाइल को हल करेंगे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़,
यूजिंग ओल्ड आइडियाज़ टू क्रिएट न्यू वन एंड जनरलाइजिंग फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। हम पुराने आइडियाज़ को यूज़ करते हुए नए आइडियाज़ को जनरेट करें और उन्हें जनरलाइज भी कर सकें। उनमें से स्पेसिफिक एग्जांपल्स में से हम एक जनरल रूल भी ड्रा कर सकें। एनालाइजिंग द रिलेशनशिप्स रिलेटिंग नॉलेज फ्रॉम सेवरल एरियाज, ड्राइंग कंक्लूजन, इवेल्युएटिंग वर्थ वगैरह वगैरह, ये वो बुनियादी मकासद होंगे एप्लीकेशन लेवल के। अब ये ज़रा बड़ा लेवल है और अब हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ टीचिंग या असेसमेंट क्या होगा। इट कैन बी टॉट एंड इवेल्युएटेड थ्रू क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टिंग्विश, एनालाइज, शो रिलेशनशिप, propose and alternative, prioritize, give reasons for, categorize, illustrate, collaborate, compare and contrast, create, design, formulate, integrate, rearrange, reconstruct, recreate, reorganize, predict, consequences, etc. तो ये इस तरह के ऐसे अल्फाज होंगे जो हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल के सवालों के अंदर पाए जाएंगे। मसलन मैं आपके सामने एक फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट के अंदर मिसाल आपके साथ जिक्र करता हूँ। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये एक सवाल है। यानी आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्टिंग्विश करें, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज शो रिलेशनशिप का मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। ये एक सवाल हो सकता है कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। अब ये एक आइडिया है, साइंटिफिक कंसेप्ट है, और ये आप लोग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को जो जब रीडिफाइन करते हैं तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आपसे पूछा जाए तो सवाल ये किया जा सकता है कि शो द रिलेशनशिप। और इस तरीके से और अल्फाज को भी अगर हम इस्तेमाल करें तो मुख्तलिफ मिसालें हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन हम इसको यहीं तक महदूद रखते हैं और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कमांड वर्ड्स हैं, मैं आपसे पहले जिक्र किया था, कमांड वर्ड्स वो अल्फाज होंगे जिनसे हमें इस बात की निशानदेही होगी कि ये किस लेवल का सवाल है, नॉलेज लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है और एप्लीकेशन लेवल का है। तो हमें इन कमांड वर्ड्स से मालूम होगा। तो इन कमांड वर्ड्स का सबसे पहले पर्पज़ क्या है, हमने ये देखना है, और इनका इस्तेमाल कैसे होगा एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस के दौरान, और फिर इन कमांड वर्ड्स की डेफिनेशंस क्या होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो वर्ड है वो एनालाइज है, ये कमांड वर्ड है, और दूसरा वर्ड जो है वो अप्लाई है। इसी तरीके से तीसरा वर्ड एसोसिएट है, और चौथा वर्ड जो है वो कैलकुलेट है। और याद रखें कि हम ये तमाम वर्ड्स फिज़िक्स की डोमेन में देख रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो जो बाकी 7 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी कमो बेश कुछ तब्दीली के साथ ये वर्ड्स आम तौर पर ऐसे ही पाए जाएंगे। थोड़ा सा सब्जेक्ट के लिहाज से वेरिएशन आ सकती है, तो वो मैं लिंक में आपको मेंशन कर दूंगा। उस लिंक के ज़रिए से आपको मज़ीद तफसीलात भी मिल सकती हैं। हम सिर्फ चूँकि वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए इन वर्ड्स को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी एनालाइज से। पहला वर्ड है हमारा एनालाइज, ये एक कमांड वर्ड है। डिस्क्राइब विद द यूज़ ऑफ ग्राफ्स हाउ इंफॉर्मेशन ऑन 2 और मोर वेरिएबल्स इज़ रिलेटेड टू द अदर वेरिएबल्स। अगर किसी सवाल में एनालाइज का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो हमें ग्राफ्स का इस्तेमाल करना होगा, और बाज़ औक़ात ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं भी हो सकता। हम तस्वीरों का इस्तेमाल, यानी कि एक लाइन ग्राफ होता है और एक पिक्चर्स हैं, तो हम पिक्चर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात आर्गूमेंट्स का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हमें देखना है कि 2 या 2 से ज़ायद वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, उनका क्या लिंक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक मिसाल जिक्र की है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये इसका एक एनालिसिस हो सकता है। दूसरे नंबर पे है अप्लाई। ये एक वर्ड है जो कि सवालों में पाया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स। आपने इस तरह के सवालात के अंदर, कमांड वर्ड्स के अंदर करना क्या है कि सोल्यूशन को वाज़े करना है मखसूस किस्म के स्टेप्स के साथ। अप्लाई करना है चीज़ों को, अप्लाई करने के बाद आपने कंक्लूजन ड्रा करनी है। नंबर 3 इज़ एसोसिएट। शो द इंटरकनेक्शन ऑफ फिनोमेना और फैक्ट्स। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको वो कैसे आपस में बाहमी तौर पे जुड़े हुए हैं उनको शो करने के लिए
जब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो सवाल के अंदर एसोसिएट का वर्ड आएगा। सिमिलरली द नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलकुलेट, इट इज़ यूज्ड व्हेन अ न्यूमेरिकल आंसर इज़ रिक्वायर्ड। आमतौर पर कैलकुलेशन का मतलब यही होता है फिज़िक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कि हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कोई डाटा होगा नंबर्स की फॉर्म में, या बाज़ औक़ात ये कैलकुलेशन एक वेरिएबल की फॉर्म में भी होती है। तो हम दोनों सूरतों में आपको जवाब जो होगा वो एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल फॉर्म होगी। इन जनरल वर्किंग शुड बी शोन स्पेशली वेयर 2 और मोर स्टेप्स आर इन्वॉल्व। जहाँ मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो आपने उन स्टेप्स को वर्कआउट करके सोल्यूशन निकालना है, या एक इक्वेशन बनानी है, या न्यूमेरिकल आंसर निकालना है। लेट सपोज आपको मैथ्स और एक्सेलरेशन दी गई है तो आपने फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आप उसमें F = ma फार्मूला दर्ज करेंगे और उसको सॉल्व करके 2 स्टेप्स के अंदर जवाब निकालेंगे और उस जवाब के साथ उसका यूनिट भी लिखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं जी। 5वां वर्ड है डिफ़ाइन द टर्म और टर्म्स। ये बड़ा ही एक अहम और बड़ा आम फहम वर्ड है। आप सब जानते हैं कि इसमें तारीफ़ बतानी होती है। ओनली अ फॉर्मल स्टेटमेंट और इक्विवेलेंट पैराफ्रेज इज़ रिक्वायर्ड, नो एग्जाम्पल नीडेड। ये आमतौर पे एक शॉर्ट सी मुख्तसर सी तारीफ़ होती है कुछ वर्ड्स के अंदर, और ये फॉर्मल वर्ड्स होते हैं। इनको आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि किसी किताब से आप हू बहू ऐसे ही अल्फाज को याद करके रिप्रोड्यूस करें। आप अपने माइंड के साथ भी उन अल्फाज को रीफ्रेज कर सकते हैं, यानी उनकी शक्ल कुछ तब्दील कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी वोकैबुलरी के मुताबिक, लेकिन वो काबिल फ़हम होनी चाहिए और उसमें एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इख्तिसार के साथ कोई मिसाल दे भी दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 6 इज़ डेमोन्स्ट्रेट। This implies that the candidate is expected to show how one thing is related to the other. Usually it is reference to the theory, but sometimes it is physical manipulation or experiment. तो demonstrate के सवाल में आपने ये देखना होता है कि एक आइडिया या एक कंसेप्ट दूसरे के साथ कैसे लिंक है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी और एक्सपेरिमेंटल यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिराइव। डिड्यूस स्टेप वाइज फार्मूला फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल और रूल। एक आम रूल से को इस्तेमाल करते हुए आपने एक मखसूस हालात में एक फार्मूला जनरेट करना होता है, जैसा कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम कह सकते हैं। या इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि डिराइव अ रिलेशन फॉर टॉर्क, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है मिसाल के तौर पे। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं जी डिस्क्राइब। टू स्टेट इन वर्ड्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। डिस्क्राइब जो एक्शन वर्ड है, कमांड वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपने वर्ड्स के अंदर स्टेटमेंट देनी है और मेन पॉइंट्स का अहाता करना है। जो चंद ख़ास पॉइंट्स होंगे उन ख़ास पॉइंट्स को आपने एलेबरेट करना है। इट इज़ ऑफन यूज विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर फिनोमेना और पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। इन फॉर्मर इंस्टेंस द टर्म यूजली इम्प्लाइज द आंसर शुड इंक्लूड रेफरेंस टू विजुअल ऑब्जर्वेशंस एसोसिएटेड विद द फिनोमेना। आपको इस वर्ड के तहत जो चीज़ें आप फराहम कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट है या कोई ऐसी इक्वेशन है या और कोई साइंटिफिक लॉजिकल वर्ड्स हैं, उन्हें आपने कुछ नुकात के अंदर एक्सप्लेन करना होगा, उन्हें इंटरकनेक्ट करना होगा, उन्हें लॉजिकल ऑर्डर में लिखना होगा और माफ़ कीजिएगा, आपने उनसे एक कंक्लूजन हासिल करनी है और उसको पूरा तफसील से बयान करना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिटरमिन। ऑफन इम्प्लाइज दैट द क्वांटिटी concerned cannot be measured directly but is obtained by calculation, substituting measured or known values of other quantities into a standard formula, जैसा कि molecular mass है और भी कई मिसालें हो सकती हैं। डिटरमिन में आपसे कहा जा सकता है कि आप एक ख़ास मकदार को फाइंड करें, फिज़िकल क्वांटिटी को। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि मोमेंटम फाइंड करें जबकि मैस और वेलोसिटी ये है, तो आपने उस मोमेंटम पे फोकस करना है और मैस और वेलोसिटी के ज़रिए से मोमेंटम को हासिल करना है। तो डिटरमिन एक ऐसा वर्ड है जो कि एक मखसूस वेरिएबल को या एक मखसूस एक कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली या फिज़िकली आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्रेंशिएट। जिन सवालों में डिफ्रेंशिएट का जिक्र होगा, दे मीन आइडेंटिफाई दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ टू कंसेप्ट और फिनोमेना। यानी कि दो
कंसेप्ट के अंदर जब आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने उनके डिफाइनिंग फीचर्स को बताना है। यानी कि मिसाल के तौर पर बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आपने दोनों की अलग अलग एक मखसूस डेफिनेशन देनी है, जो बिल्कुल जो हो ऐसी डेफिनेशन होगी कि जो कतई तौर पर एक फ़िज़िकल वेरिएबल को एक्सप्लेन करेगी और वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी, उनमें कोई ख़ास ओवरलैपिंग नहीं होगी, बल्कि वाज़े जुदा करके उनको अलग करके एक्सप्लेन करेगी। नेक्स्ट जो आपके पास वर्ड होगा वो डिस्कस है। टू गिव अ क्रिटिकल अकाउंट फॉर द पॉइंट्स इन्वॉल्व इन द टॉपिक। जब हम डिस्कस के वर्ड के साथ सवाल शुरू करते हैं तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपने उस टॉपिक के अंदर जो क्रिटिकल डिस्कशन है वो करनी है आपने। अब क्रिटिकल डिस्कशन क्या है? कहीं पर आप उसमें अगेंस्ट में आर्गूमेंट देंगे, कहीं पर आप उसके फॉर में आर्गूमेंट देंगे, और कहीं आप एक जवाब को बिल्ड करेंगे लेकिन उसमें लॉजिक्स के साथ, एक सीक्वेंस के साथ अपने जवाब को कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। तो ये डिस्कस का मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रा और स्केच। नाम से जाहिर है ये एक पिक्टोरियल वे है या डायग्रामेटिक वे है। इसका मतलब ये है कि आप फ्री हैंड डायग्राम ड्रा करेंगे और उसमें लेबलिंग भी करेंगे और आप उसमें जो मुतलका मालूमात हैं उन्हें वाज़े करके फ्राहम करेंगे। जो अगला वर्ड होगा वो एक्सप्लेन है। इट में इम्प्लाई रीजनिंग और सम रेफरेंस टू थ्योरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीजंस के साथ पूरी तफसील बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर एक सवाल है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो आपने एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस करता है और फिर वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप उसकी जो रीजंस होंगी वो बताकर आपने उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ गिव एग्जांपल्स। नाम से जाहिर है इसमें आपने वो मिसालें पेश करनी हैं, वो डेली लाइफ से ऐसे केसेस जिक्र करने हैं जिनमें एक ख़ास फिनोमेना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर थर्ड लॉ की एग्जांपल्स पूछी जा रही हैं आपसे तो आप डेली लाइफ से कुछ ऐसी एग्जांपल्स देंगे कि जो थर्ड लॉ को ना सिर्फ ये कि ओबे करती हैं बल्कि उनसे थर्ड लॉ की जो डिटेल है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ आइडेंटिफाई। डिस्क्राइब विद स्पेसिफिक एग्जांपल हाउ अ गिवन टर्म और कॉन्सेप्ट इज़ अप्लाइड इन डेली लाइफ। आपने मखसूस मिसालों के साथ जो है वो एक ख़ास कॉन्सेप्ट को बताना है कि आम जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें ये फिनोमेना कैसे अकर कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई के वर्ड के साथ ये सवालात होंगे। अगला वर्ड हमारे पास है लिस्ट। इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी आपने कुछ ऐसे नुकात लिखने हैं। जनरली ईच ऑफ वन वर्ड विद नो एलेबरेशन। आप उनको एक एक लफ्ज़ में भी लिख सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको एक एक लाइन में मुख्तसर सी चंद वर्ड्स पे मुश्तमिल एक लाइन भी लिख सकते हैं जिसकी तफसील देना ज़रूरी नहीं है। नेम, नेक्स्ट वर्ड है नेम। मेंशन द कॉमनली यूज वर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कहा जाता है कि नेम सम फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो आपने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम लिखने हैं, जैसे कि मैस है, टाइम है और एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। तो नेम के अंदर आपने उन नामों का जिक्र करना है। प्रूव, अगला वर्ड है प्रूव। डेमोस्ट्रेट बाय लॉजिकल और न्यूमेरिकल एविडेंस। आपने जब प्रूव करना है किसी चीज़ को तो आपने लॉजिकली और न्यूमेरिकली, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकली, एक चीज़ को बतदरीज आगे बढ़ाते हुए एक ख़ास इक्वेशन तक उसे साबित करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आएंगे, वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, और मैथमेटिकल स्टेप्स भी आएंगे, उन्हें भी आपको लिखना होगा। अगला वर्ड है जी रिकग्नाइज। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट अ गिवन एग्जांपल एंड स्टेटिंग व्हाट इट मोस्ट प्रॉबेबली इज़। जब आपसे कहा जाता है रिकग्नाइज का वर्ड तो इसका मतलब है कि आपको बिलफर्ज में मिसाल देता हूँ कि कुछ एग्जांपल दी जाती हैं तो आपने रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज द स्केलर्स इन द एग्जांपल्स टॉर्क, मैस, मोमेंटम एंड फोर्स। तो आपने इसमें से रिकग्नाइज करना है कि कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो स्केलर्स हैं। तो जैसा कि मैस स्केलर है तो आपने उसमें से उसको पिक आउट कर लेना है, और ये जो है रिकग्नाइज का सवाल होगा। और रिलेट के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है, जो कमांड वर्ड है रिलेट, उसमें हमने डिस्क्राइब करना है हाउ द फैक्ट्स और फिनोमेना डिपेंड अपॉन, फॉलो फ्रॉम और आर पार्ट ऑफ अनदर। एक फिनोमेना
कैसे डिपेंड करता है दूसरे किसी वेरिएबल के ऊपर। तो आपने उसको जब रिलेट का वर्ड होगा तो उसमें आपने इंटरलिंक बताना है किसी भी दो चीज़ों के बारे में और उसे पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिप्रेजेंट। ड्रा अ ग्राफ टू शो द कनेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से भी हो सकती है, जो लाइन ग्राफ होता है या बार ग्राफ होगा, और इसी तरीके से आप एक पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, डायग्राम जिसे हम कहते हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि बाज़ औक़ात ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी आप शो कर सकते हैं। मसलन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग वेक्टर्स। आप अगर वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वांटिटीज़ को शो करना चाहें तो आप उसको वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपसे कहा जाता है कि हाउ अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकली, और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। मसलन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि आप उसको डायग्राम में एक सिंपल लाइन से शो करते हैं जिसके सामने एक एरो हेड होगा। ये जब उसको आप अल्फ़ाबेटिकली शो करते हैं तो आप वेलोसिटी एक सिंबल है उसके ऊपर एक एरो डाल देते हैं, जिससे ये वाज़े होता है कि ये एक वेक्टर है, तो रिप्रेजेंटेशन शो हो जाती है। अगला जो वर्ड है वो शो, इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेट विद एविडेंस। तो आपने वजूहात के साथ जो है ना तफसीली तौर पे शो करना होगा, बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्ड है वो है कमांड वर्ड है सॉल्व। डिड्यूस इन सिंपल न्यूमेरिकल टर्म्स। इसमें आपने एक हल निकालना होगा जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर होगा। सॉल्व के नाम से जाहिर है आपने सॉल्यूशन मैथमेटिकली करना है, उसमें कुछ वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं आप, और आपके पास एक हतमी तौर पे नतीजे के तौर पे एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। स्टेट, ये बड़ा अहम वर्ड है जो कि आमतौर पे सवालों में पाया जाता है। इट इम्प्लाइज अ कंसाइज आंसर विद द लिटल और नो सपोर्टिंग आर्गूमेंट। आपने इसके अंदर बड़ी टू द पॉइंट स्टेटमेंट लिखनी होगी जिसमें आर्गूमेंट्स का देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपसे स्टेटमेंट मांगी जा रही है, तो आप एक प्रिसाइज स्टेटमेंट देंगे और ये स्टेटमेंट आपकी बुक से मुशाबे अल्फाज पे मबनी हो सकती है। यानी लाजमी नहीं है कि आप किताब ही के वर्डिंग को रिप्रोड्यूस कर दें, बल्कि अपनी सोच और समझ के मुताबिक आप उस वर्ड को या उस स्टेटमेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करें और इस तरह लिखें ताकि वो पढ़ने वाले शख्स को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल आंसर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंस्पेक्शन। ये एक न्यूमेरिकल आंसर भी हो सकता है स्टेटमेंट, बाज़ औक़ात इस तरह की स्टेटमेंट भी होगी, तो लेकिन आम तौर पे ये थ्योरेटिकल होती है। यूज़ अप्लाई द गिवन इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब आपसे कहा जाता है कि इस कंसेप्ट को यूज़ करें तो फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके जो बताई गई है, जिसकी निशानदेही की जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। ये जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो द सेम वे कैन बी अडॉप्टेड इन डिस्कवरिंग द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स कमांड वर्ड्स रिगार्डिंग द रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, मैथ, पाक स्टडीज़, इंग्लिश एंड उर्दू। जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी थोड़े से इजाफे या तब्दीली के साथ कमोबेश इसी तरह के मफहूम रखने वाले एक्शन वर्ड्स होंगे, कमांड वर्ड्स होंगे। ये जो वर्ड्स होंगे इन्हें आप इस दिए गए लिंक से फाइंड कर सकते हैं। ये आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे और मैं नीचे लिंक शो कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आप इन वर्ड्स को देख लें। और हमारा मकसद भी यही है आज की इस वीडियो का कि जब पेपर हमारे सामने आए तो हमें वो पेपर बेगाना ना लगे, या उस पेपर के अंदर हम सवाल को पढ़कर ये ना समझें कि इसका जवाब जो है वो कैसे दिया जाए, बल्कि हमें पता हो कि इस सवाल के इस इशारे के तहत हमें क्या जवाब देना है। तो एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो पेपर में वो जवाब लिखता है जो सवाल में पूछा जाता है और जैसे पूछा जाता है और जितना पूछा जाता है, ना कि वो जवाब लिखे जो सारा उसे आता है। तो SLOS बेस एग्ज़ाम बड़ा प्रिसाइज्ड है, बहुत ही कंसेप्चुअल और टू द पॉइंट है, लेकिन इन बुनियादी नुकात को समझ लें कि कोग्निटिव डोमेन क्या होगी, नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है या एप्लीकेशन है। फिर उसके मुताबिक जो कमांड वर्ड्स हैं जो आपको अभी जिक्र किए गए, मिसाल के तौर पर 24 वर्ड्स आपके सामने जिक्र किए गए, इन वर्ड्स के तहत कौन कौन से सवालात कैसे पूछे गए हैं। तो ये अपनी रोज़मर्रा तदरीस के अंदर, आप लेसन्स के अंदर इन चीज़ों को देखें, लेक्चर्स के अंदर देखें और डिस्कस करें टीचर्स के साथ, ताकि घर आकर प्रैक्टिस करने के बाद आप इतने तैयार हो सकें कि इसको एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को कामयाब फरमाए और
सीख कर चीज़ों को आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इन वीडियोस को देखते रहिए, लोगों से शेयर भी कीजिए, ताकि हम अपनी तालीम और तदरीस को टेक्निकली अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें और इन चीज़ों को हम साइंसी तौर पर सीख कर और जो नई चीज़ें जो जिद्दत पैदा की जा रही है असेसमेंट के अंदर, उसको हम समझते हुए आगे चलें। हम ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने कि जैसे हमने गुज़श्ता कुछ सालों में पढ़ा है तो अब भी वैसे ही पढ़ के अगर हम अपीयर होंगे तो हम अपने नंबरों के लिहाज से, अपने एग्जामिनेशन के जो आउटपुट के लिहाज से बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम नई तर्ज को समझ ना लें। तो नई तर्ज असेसमेंट को, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको समझना भी चाहिए, उसको हम शेयर भी करें और उसके बारे में सवालात पूछें अपने असातिज़ा से, अपने मेंटोर से, ताकि हम बिल्कुल तैयार हों। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हुई हैं, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें उन सलाहियतों को यकजा करें और उन सलाहियतों को हम बेहतर नताइज के लिए इस्तेमाल कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के साथ।